अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन को, कि यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या है और ये यूनाइटेड नेशन जो है किस मकसद के लिए बनाया गया था। और इसके साथ साथ हम यूनाइटेड नेशन का बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर और उसके मेंबर स्टेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि शुरू में यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर स्टेट्स हैं और इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर स्टेट्स कौन से हैं और कौन से जो नॉन परमानेंट स्टेट हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है लीग ऑफ नेशन जो है, डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि किस तरह जो लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और बाद में उसी लीग ऑफ नेशन को अबॉलिश करके उसके कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थे लीग ऑफ नेशन के, उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन में तब्दील कर दें। तो एज होल हम यूनाइटेड नेशन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डियर फ्रेंड्स ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, इसका बैकग्राउंड देखने के लिए डियर फ्रेंड्स हमने फर्स्ट टाइम एक बार लीग ऑफ नेशन को देखना होगा कि लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया था 1920 में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन का इसके वजह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ लीग ऑफ नेशन डिस्कस किया। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकोगे कि लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या था और जो लीग ऑफ नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव से मेंबर स्टेट से उसकी जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसको भी वो आप वहाँ से देख सकोगे कि लीग ऑफ नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था शुरू में वो किस तरह था और बाद में वो किस तरह फेल हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें ये था कि लीग ऑफ नेशन जो कि फ्यूचर में इस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स अगेन ना हो, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेम इसी तरह दूसरा वॉर फ्यूचर में ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में, यानी 1939 में जब ये वॉर स्टार्ट होती है तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन जो कम्प्लीटली तौर पर फेल होते हैं, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो अपने ऑब्जेक्टिव्स में नाकाम हुई है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स में प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्यूचर में इस तरह सेकेंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये सेकेंड वॉर स्टार्ट होती है तो इसमें दो मेन पावर जो है वो आमने सामने होते हैं। इस दो मेन पावर में डियर फ्रेंड्स फर्स्ट पावर जो है जिसको हम नाम देते हैं एक्सिस पावर। इस एक्सिस पावर ने डियर फ्रेंड जो है 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था यूरोप में। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्सिस पावर में जो सबसे जो बड़ी स्टेट थी उस वक्त जो है जर्मनी। डियर फ्रेंड्स, जर्मनी जो एक ऐसे वाइड स्टेट है जिसने ये दोनों जो वार हुए थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जो 1914 से लेकर 1918 तक, और सेकंड जो है सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से लेकर 1945 तक। ये दोनों वार जो है डियर फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जो इसको स्टार्ट किया जर्मनी ने स्टार्ट किया अपने इत्यादि स्टेट के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जर्मनी जो है उसने एक्सिस पावर यानी एक मिलिट्री अलायंस बनाया अपने इत्यादि स्टेट के साथ। उस फिर उसके बाद उसने यूरोप पर अटैक किया। तो इस एक्सिस पावर में डियर फ्रेंड्स उसके साथ जो जर्मनी था और जर्मनी के साथ दो उसके अपने इत्यादि स्टेट्स से जो उसमें से एक इटली था और थर्ड जो है जापान था। यानी ये तीन पावर जो थे वो जिसको हम देते हैं एक्सिस पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो ये तीन पावर जो थे डियर फ्रेंड जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था यूरोप में। इन तीन का अगर डियर फ्रेंड्स अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें कि इसने ये वॉर क्यों स्टार्ट किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो डियर फ्रेंड्स जर्मनी जो था वो पूरा कंटिनेंट ऑफ यूरोप पर डोमिनेशन यानी उसको कैप्चर करना चाहता था, पूरे यूरोप को अपने अंडर लाना चाहता था। और इटली का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पूरे मेडिटेरियन सी को कंट्रोल करना चाहता था। और साथ साथ जो जापान है वो फिर ईस्ट एशिया और पैसिफिक ओशन जो है उस पर कंट्रोल लाना चाहता था। तो इसी तरह तीनों स्टेट जो थे उन्होंने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाई जिसको हम एक्सिस पावर कहते हैं, और बाद में उन्होंने 1939 में ये वॉर स्टार्ट किया। तो डियर फ्रेंड, जैसे इस वॉर का आगाज़ होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ एक और मिलिट्री अलायंस बनती है जिसको हम नाम देते हैं अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो डियर फ्रेंड्स, इस अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू में फर्स्ट टाइम तीन स्टेट्स है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर जिसको हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, सेकंड जो है फ्रांस है और थर्ड जो था पोलैंड।
क्योंकि पोलैंड उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के इत्यादि स्टेट्स है, इस वजह से जो एक्सिस पावर थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने पोलैंड पर अटैक किया। तो इस अलाइज पावर में डियर फ्रेंड्स ये 3 स्टेट थे फर्स्ट टाइम, और बाद में हम देखते हैं कि इस अलाइज पावर के साथ 3 और स्टेट भी इसमें ज्वाइनिंग का ऐलान करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो वो 3 स्टेट में से फर्स्ट वन जो है वो सोवियत यूनियन है, और सेकंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और थर्ड जो है चाइना है। तो डियर फ्रेंड्स जब इनके ख़िलाफ़ ये अलाइज पावर बन गई थी जिसको हम अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं, सेम उसी तरह डियर फ्रेंड जब हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिस तरह 2 पावर थे उसमें एक सेंट्रल पावर था, उसके ख़िलाफ़ जो अलाइज पावर बन गई थी उसको हम नाम देते हैं अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इसी तरह यहाँ पर अभी इस वॉर में भी 2 मेन पावर जो बन गए थे एक्सिस पावर के ख़िलाफ़, वही जो मिलिट्री अलायंस बन गए थे जिसको हम वही नाम देते हैं अलाइज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो डियर फ्रेंड्स जब ये उसके ख़िलाफ़ ये बन गया था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने जो जर्मनी जो है इसको कंट्रोल करना है किसी न किसी तरह, क्योंकि जर्मनी जो था वो पूरे यूरोप को साथ साथ उस वर्ल्ड पर हुक्मरानी करना चाहता था। इस मकसद के लिए जो जर्मनी थी वो निकली थी। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि शुरू में जो है एक्सिस पावर जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे इस अलाइज पावर के ख़िलाफ़, और बाद में जो है वीक होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि डियर फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जो है सोवियत यूनियन जो है वो भी एक्सिस पावर के साथ थे। यहाँ पे सोवियत यूनियन डियर फ्रेंड्स एक पॉइंट आपने क्लियर करना है कि सोवियत यूनियन जो थी वो फर्स्ट टाइम एक्सिस पावर के साथ थी, वो अलाइज पावर में नहीं थी। उसने एक्सिस पावर के साथ एक नॉन एग्रेशन फैक्ट पर साइन किया और दोनों ने मिलकर पोलैंड पर अटैक किया। तो बाद में हम देखते हैं कि 1941 में जब जर्मनी के जो उस वक्त जो चांसलर थे जिसको हम नाम देते हैं हिटलर ने चुपके से अपने इत्यादियों के साथ उल्टा अपने इत्यादि स्टेट जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं उस पर अटैक किया। तो उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो एक्सिस पावर्स के साथ जिसने एक मुआहदा किया था उसको तोड़ करके अलाइज पावर में शमूलियत कर लेता है। तो डियर फ्रेंड जब ये सोवियत यूनियन शमूलियत कर लेता है उसके बाद इसी ईयर में यानी 1941 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो भी इस अलाइज पावर के साथ देता है। वो अलाइज पावर के साथ इस वजह से देता है डियर फ्रेंड्स, उसका मेन रीज़न क्योंकि इससे पहले जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो न्यूट्रल थी। इसका मेन रीज़न ये है कि जब चाइना ने जो डियर फ्रेंड जो जापान जो है डियर फ्रेंड्स उन्होंने जब पैसिफिक ओशन पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यहाँ पर फोर्ट्स थी इस पर उन्होंने अटैक किया, तो उस वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इस अलाइज पावर के साथ दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस लास्ट में 1945 तक या इस एक्सिस पावर को जब वो वीक होते हैं उसको डिफीट होते हैं अलाइज पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से, तो उसके बाद ये जो जर्मनी जो कम्प्लीटली तौर पर सिलेंडर हो जाती है और एक्सिस पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। कुछ में इसमें से कुछ एक्सिस पावर जो है इटली जो है वो दरमियान में यानी वॉर के दरमियान 1943 में वो एक्सिस पावर को छोड़ कर के अलाइज पावर के साथ देता है। जब ये अलाइज पावर इस वार के कोई विक्ट्री हासिल कर लेती है तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स उस वक्त के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है जिसका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और ब्रिटिश एम्पायर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर एक चार्टर ऑफ फ्रीडम बनाया। यानी ये चार्टर ऑफ फ्रीडम उन्होंने इस वजह से बनाया क्योंकि वो दोनों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डियर फ्रेंड्स जब ये लीग ऑफ नेशन उसके बाद लीग ऑफ नेशन बन गई थी, तो लीग ऑफ नेशन जब नाकाम हुई थी उसका मेन रीज़न ये है कि लीग ऑफ नेशन की कुछ जो पॉलिसी से कुछ उसके ऑब्जेक्टिव से उसको इन्फोर्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग इकदाम उठाने के लिए किसी स्टेट के ख़िलाफ़ अगर वो वार की तरफ जाता तो उसके साथ इतना पावर नहीं था। तो उसने इस वजह से फ्रीडम ऑफ चार्टर बनाया कि तमाम जो दूसरे स्टेट हुआ कर इस फ्रीडम ऑफ चार्टर से मुतफिक होकर इसी तरह एक और नेशन बनाना चाहते हैं, यूनाइटेड जिस लीग बनाना चाहते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया बाद में यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स इस चार्टर ऑफ फ्रीडम में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने 3 पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि अमेरिका एंड ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी नेशन, कि अमेरिका और बरतानिया जो है वो तमाम जो दूसरे स्टेट से उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है
यानी उनकी आज़ादी को रिकॉग्नाइज़ करेगा, यानी उसको तस्लीम करेगा। सेकंड, उसका मेन रीज़न यह है इस चार्टर ऑफ फ्रीडम का, ये है कि दे डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड देयर फ्रंटियर, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और बरतानिया कभी भी अपने जो बाउंड्रीज़ है उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। और थर्ड जो मेन पॉइंट इसका ये चार्टर ऑफ फ्रीडम का, कि द नेशन कुड अडॉप्ट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल एंड दैट नो कंट्री कुड डिप्राइव एनी अदर कंट्री ऑफ इट्स फ्रीडम, कि कोई भी नेशन जो है वो किसी किस्म के गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम वो अडॉप्ट करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। अपना स्टेट उसका अपना ही हुकूमत वो चला सकता है, कोई दूसरा स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट्स को अपनी आज़ादी से महरूम नहीं कर सकता। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट किए थे उसने, इस 3 पॉइंट पर डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद 25 अप्रैल 1945 को 50 जो स्टेट्स हैं वो इस फ्रीडम ऑफ चार्टर से मुतफिक होकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो एक सिटी है जिसको हम नाम देते हैं सन फ्रांसिस्को, यहाँ पर इस चार्टर को अप्रूव कर लेते हैं। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन जो है वो बन जाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और इस पर फर्स्ट टाइम 50 स्टेट जो है डियर फ्रेंड्स वो साइन कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से जो 24 अक्टूबर जो है उसको हम डे ऑफ यूनो कहते हैं, कि ये जो 24 अक्टूबर जो है यूनाइटेड नेशन का दिन है, क्योंकि इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन जो वो इफ़ेक्ट में यानी उसमें आया, अमल में आया। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जब बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर इसको परमानेंट तौर पर इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर रखा गया। और उसके जो दूसरे ऑफिस है वो जिनेवा, नैरोबी, हवाईना और साथ साथ हाइगो में मौजूद है। तो डियर फ्रेंड, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था इसके कुछ तो इसमें डियर फ्रेंड फर्स्ट टाइम 50 जो मेंबर स्टेट्स हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे दूसरे स्टेट भी जो आज़ादी हासिल कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लगभग 80 के करीब जो ऐसे जो दूसरे स्टेट जो थे उन्होंने आज़ादी हासिल की, क्योंकि तमाम स्टेट जो थे पहले इस ब्रिटिश एम्पायर साथ साथ जर्मनी और दूसरे जो बड़े पावर थे उस वक्त फ्रांस, इसके कॉलोनीज से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन तमाम स्टेट्स ने आज़ादी हासिल की। तो उसके बाद ऐसे ऐसे तमाम स्टेट जो थे उस यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनते गए। तो इसके इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 6 है। फर्स्ट वन इंग्लिश, सेकंड अरेबिक, थर्ड फ्रेंच और फोर्थ जो है चाइनीज़, फिफ्थ जो है स्पेनिश और सिक्स जो है रशियन। ये 6 लैंग्वेजेस इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और वर्किंग लैंग्वेजेस इसकी 2 मेन है। फर्स्ट वन इंग्लिश और जो सेकंड जो है फ्रेंच है। सबसे ज़्यादा ये जो वर्किंग वहाँ पर बोली जाती है, दोनों मेन लैंग्वेजेस है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स है 193 है। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो टोटल स्टेट्स है इस वक्त दुनिया में 250 स्टेट्स है, और 250 स्टेट्स में से 50 स्टेट जो है जो सिवरन स्टेट्स है, जिसकी आज़ादी जो मालूम है कि आज़ाद स्टेट्स है। तो 200 स्टेट में से डियर फ्रेंड्स 193 स्टेट जो है इस यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, और 2 जो ऐसे स्टेट जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 193 स्टेट जो इसके मेंबर स्टेट्स बन गई, यानी इस चार्टर ऑफ फ्रीडम से वो मुतफिक हो गए। तो ये यूनाइटेड नेशन जो कितना पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इस यूनाइटेड नेशन का एक जो सेक्रेटरी जनरल होता है इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल उसका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग है, इसका ताल्लुक पुर्तगाल से डियर फ्रेंड्स। और ये 1995 से लेकर 2002 तक ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2017 में ये यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल बन गए 2022 तक, और अभी सेकेंड टाइम फिर ये इसने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो यूनाइटेड नेशन का जो मोटो है, कि इसका मोटो ये है कि इट्स योर वर्ड्स, कि ये तुम्हारी जो दुनिया है इसको जैसे आप यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चल सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक इतना ही था इसके हवाले से, यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो हमने डिस्कस किया। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इस यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स और साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत लेंथी लेक्चर है यूनाइटेड नेशन के हवाले से। हम मज़ीद और भी लेक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।